हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर एक बार फिर से उसी चैप्टर प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर के अंदर अगला जो टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं उसके साथ, और बड़े गर्मजोशी के साथ ये टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि अपने को 25 तारीख से पहले पहले सारी चीजें कवर करके उनको बढ़िया तरीके से बेटर वे से तैयार करना है ताकि अपने को एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैंने कहा, चैप्टर वही होने वाला आपका प्रिंट कल्चर वाला, सिर्फ टॉपिक चेंज हुआ है अपना, बाकी सारा का सारा वही चलेगा। जैसे प्रिंट जो रेवोल्यूशन आया, प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से जो आपका जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो अपन पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा 19वीं सेंचुरी वाला टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी की आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो प्रिंट कल्चर था इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए लिखा है, मैनी हिस्टोरियंस, कई इतिहासकार जो हैं, हैव आर्ग्यूड, उनका ये तर्क है, दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑक्योर्ड, यानी जो ये प्रिंट कल्चर है इसने इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करी जिस वजह से ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। सीधी सी बात है भाई, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके आइडिया जो लोगों तक किस वजह से पहुंचे, प्रिंट की वजह से तो पहुंचे। अगर प्रिंट नहीं होता तो शायद उन रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज लोगों तक नहीं पहुंच पाते और ये फ्रांस के अंदर ये रेवोल्यूशन नहीं हो पाता। और देखिए इसके आधार पर 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट फुट फॉरवर्ड, यानी इसके लिए 3 तर्क दिए गए हैं। ठीक है, पहला है प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, यानी जो बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, ठीक है, उसको प्रिंट ने जो है ना लोगों तक पहुंचाया। जैसे मैंने कहा ना, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, जो बड़े बड़े विद्वान थे जैसे अरस्तु हो गया, रूसो हो गया, इस तरह के बड़े बड़े जो विद्वान हैं, ठीक है, उनके क्रांतिकारी विचार जो लोगों तक पहुंच पाए, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे डेमोक्रेसी को लेकर हो कि भी मोनार्की खत्म होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो वो आइडिया लोगों तक पहुंचे किसकी वजह से, प्रिंट की वजह से। इसीलिए देखिए मैंने लिखा है, कलेक्टिवली देयर राइटिंग प्रोवाइडेड ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस एंड डेस्पोटिज्म। उनके विचारों की वजह से जो है ना लोग जो है ना अब क्या कर पाए, क्रिटिसाइज कर पाए। किन चीजों को क्रिटिसाइज कर पाए, जो पुरानी परंपराएं थी, ठीक है, जिसके आधार पर लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। इसके अलावा जो अंधविश्वास होते हैं, सुपरस्टिशंस और निरंकुशवादी जो शासन होता है, ठीक है, उसके प्रति लोगों में क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिसाइज करने वाली थिंकिंग क्या हुई, डेवलप हुई। कब, जब इन थिंकर्स के विचार उन लोगों तक पहुंचे, तो अब वो उन चीजों के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये क्रिटिसाइज करना है इस चीज को, चाहे फिर वो आपका कोई अंधविश्वास हो, चाहे निरंकुशवादी शासन की बात आ जाए मोनार्की के अंतर्गत, या फिर कोई परंपरा हो, तो वो चूकते नहीं थे, उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। और यही फायदा हुआ फिर कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसका बहुत ज्यादा क्या रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रिंट है उसने पॉपुलराइज किया किनको, आइडियाज को। किनके आइडियाज को, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, जैसे मैंने नाम बताया, अरस्तु हो गया तुम्हारा, रूसो हो गया, इस तरह के जो विचारक थे। और क्या कह रहा है, प्रिंट क्रिएटेड ए, सेकंड वाला जो तर्क दिया गया है, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जो मैंने कहा, अब लोग जो भी गलत हो रहा था उसको आंख मूंद कर उसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था ये चीज क्या है, गलत है, तो उसके ऊपर वो डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, ठीक है, यानी उसके ऊपर तर्क वितर्क होता था कि ये चीज गलत है तो गलत ही है, सही है तो सही है। तो क्या होने शुरू हो गए, डायलॉग और डिबेट शुरू होने लग गए। किसकी वजह से, प्रिंट की वजह से। तीसरा, by the 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality। सीधी सी बात है, 1780 के दशक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लिटरेचर प्रिंट होने लग गया और इस तरह का साहित्य प्रिंट होने लग गया जो क्या करने लग गया, मजाक उड़ाने लग गया, मोक मतलब उनको मोक किया जाने लग गया। किनको, जो रॉयल्टी होती थी, शाही परिवार या जो शाही शासन के अंतर्गत आते थे, और उनकी नैतिकता का भी क्या किया जाने लग गया, आलोचना की जाने लगी, यानी उनकी जो मोरलिटी है उसको भी क्रिटिसाइज किया जाने लग गया कि भाई आपका जो मोरल ड्यूटी बनती है आपकी अपने लोगों के प्रति, आप उसका सही तरीके से क्या नहीं कर रहे हो, निर्वहन नहीं कर रहे हो, आप उसका क्या कर रहे हो, गलत फायदा उठा रहे हो। तो मोरलिटी को भी क्रिटिसाइज किया जाने लग गया। और सीधी सी बात है, रॉयल्टी यानी उनका क्या उड़ाया जाने लग गया, मजाक उड़ाया जाने लग गया ना। किसके माध्यम से उड़ाया जाने लग गया,
सीधी सी बात है, उनके क्या बनाए जाते थे, कार्टून और कैरिकेचर्स बनाए जाते थे, व्यंग्य चित्र भी जिनको बोल देते हैं अपन, कैरिकेचर्स। और उसके माध्यम से रॉयल्टी जो है ना, मैंने कहा ना, उनका मजाक उड़ाया जाता था कि किस तरह से वो अपने महलों के अंदर आराम से जीवन यापन करने लग रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं भोगने लग रहे हैं। और जो आम आदमी है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो ये कह रहा है, देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प द स्प्रेड ऑफ आइडिया। जो अपन ने शुरू में पढ़ा था उसी चीज को दोबारा रिपीट करा कि प्रिंट की वजह से इन महान महान विद्वानों के आइडियाज जो हैं वो लोगों तक क्या हो पाए, पहुंच पाए। रेवोल्यूशनरी जो थे उनके आइडिया, जैसे अपन इटली की बात करें तो मजीनी हो गए आपके, इसी तरह के और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे, उनके आइडियाज लोगों तक पहुंच पाए। सीधी सी बात है, प्रिंट का बहुत बड़ा योगदान रहा इसके लिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा किसका, प्रिंट का। आपको ये 3 तर्क देने जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताए हैं, ठीक है। पहला, प्रिंट ने जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे उनके आइडियाज को पॉपुलर करा। दूसरा, प्रिंट ने एक नया कल्चर डेवलप किया, किसका, डायलॉग और डिबेट का। और 1780s के अंदर इस तरह का लिटरेचर आने लग गया जो रॉयल्टी को मॉक करता था और उनकी मोरालिटी को भी क्या करता था, क्रिटिसाइज करता था। और देखिए अगला जो टॉपिक है, तो ये वाला अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा, प्रिंट कल्चर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अब द 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो चिल्ड्रन, वोमेन और वर्कर्स एक नए, जिसको अपन बता रहे हैं ना, रीडर्स के रूप में सामने आए, पाठक के रूप में सामने आए। कौन, चिल्ड्रन, वोमेन और वर्कर्स। सबसे पहले अपन चिल्ड्रन की बात करेंगे। जैसे क्या हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन क्या कर दी गई, कंपलसरी करवा दी गई, यानी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। जिससे क्या हुआ, फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी चिल्ड्रन बिकम इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स, यानी एक महत्वपूर्ण पाठक वर्ग बन के सामने आया। कौन, चिल्ड्रन। किसकी वजह से, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने से। और इसी का नतीजा हुआ कि फ्रांस के अंदर सबसे पहले एक चिल्ड्रन प्रेस स्टैब्लिश करी गई। कब, 1857 के अंदर, जिसमें केवल बच्चों से रिलेटेड मैटर क्या होता था, प्रिंट होता था। ध्यान रखना, बच्चों से रिलेटेड, किनको डेवोटेड थी ये प्रेस, बच्चों को पूरी तरह से। कौन सी, फ्रांस के अंदर जो चिल्ड्रन प्रेस क्या की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। कब, 1857 के अंदर। इसके अलावा जो ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी के, उन्होंने भी गांव गांव जाकर जो किसान थे उनसे जो फोकटेल, फोकलोर, इस तरह की चीजें क्या करी, इकट्ठा करी बच्चों से रिलेटेड। और फिर उन्होंने जो भी कलेक्शन किया था उसको पब्लिश किया गया। कब पब्लिश किया गया, 1812 के अंदर। इनको मार्क करते चलना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। ग्रिम ब्रदर्स हो गया, फ्रांस के अंदर चिल्ड्रन प्रेस स्टेब्लिश की गई, ये वाला। अब क्या होता था कि ज्यादातर जो है ना, इन स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे वो कौन से होते हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अलाइट जो होते थे, रॉयल फैमिली, उन्हीं से बिलोंग करते थे। तो जो उनसे मतलब बच्चों से संबंधित जो भी मैटर प्रिंट होता था किताब के अंदर, वो उससे पहले उसको क्या करते थे, अच्छी तरह से सुपरवाइज करते थे, एनालाइज करते थे। उनको अगर लगता था कि ये मैटर बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं वो वल्गर है, चीप है, तो वो मैटर क्या करवा दिया जाता था, हटा दिया जाता था। और जो बच्चों के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैटर होता था उसी को क्या किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। तो ये हमने बच्चों से रिलेटेड समझ लिया, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की भी। अब महिला भी एक इंपॉर्टेंट रूप से एक कैटेगरी बन गई थी, किसके रूप में, रीडर्स के रूप में भी और राइटर्स के रूप में। यानी बहुत सारी महिलाओं ने फिर क्या करा, लेखन का काम भी किया। पाठक तो थी भाई, उसके अलावा लेखन। और ये संभव किसने बताया, जो अपन ने पढ़ा था, जो पेनी चैप बुक्स टाइप जो किताबें आती थी पॉकेट साइज, पेनी मैगजीन वगैरह हो गई, ये रूरल एरियाज या इन क्षेत्रों तक पहुंची। तो महिलाओं ने उनको खरीद कर अपनी लिटरेसी को क्या किया, बढ़ाया। देखिए मैंने लिखा भी है, पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेड फॉर वुमेन एज वर मैनुअल टीचिंग, प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। मैंने कहा ना, इनके माध्यम से ये मैटर उन तक जाता था। किस तरह का, कि जैसे मैनुअल टीचिंग क्या होती है, नहीं अपन अगर पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ाएं, सही तरीके से व्यवहार कैसे किया जाए, घर की सार संभाल कैसे की जाए। इसके अलावा उपन्यास है ना, 19th सेंचुरी के अंदर जब उपन्यास भी डेवलप्ड हुए तो महिलाओं ने उनको भी पढ़ना क्या करना शुरू कर दिया। और कई महिलाओं ने तो फिर इस तरह की चीजें लिखना भी शुरू कर दिया। जैसे अपन कुछ उस समय जिन्होंने महिलाओं को एम्पावरमेंट दिया, कुछ वुमेन नॉवेलिस्ट यानी वेल नोन नॉवेलिस्ट की बात करते हैं, ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जेन ऑस्टेन हो गया एक, तो नाम याद रखना, जेन ऑस्टेन। एक ब्रॉन्ड सिस्टर्स, जेन ऑस्टेन, ब्रॉन्ड सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट,
कौन है? जॉर्ज एलियट। ये 3 महिला उपन्यासकारों के नाम याद रखने आपको, जो उस समय सबसे जानी मानी उपन्यासकार थी। और इन्होंने महिलाओं को एक सुदृढ़ रूप में, यानी एकदम वेल डिटरमिन्ड, है ना, फर्म विल, स्ट्रॉन्ग विल, इस रूप से उन्होंने उनको क्या किया? रिप्रेजेंट किया नए रूप में कि महिलाएं भी जो होती है वो क्या हो सकती है? सशक्त हो सकती हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इस रूप से इन महिला उपन्यासकारों ने महिलाओं को क्या किया? दर्शाया, ताकि उनको भी एक मतलब अथॉरिटी मिले एक तरीके से। अब बात आती है अपन जो वर्कर्स वाला पोर्शन दे रखा है, इसमें क्या हुआ? लैंडिंग लाइब्रेरीज की शुरुआत हुई। लैंडिंग लाइब्रेरीज की शुरुआत कब हुई? इंग्लैंड के अंदर 17वीं सेंचुरी के अंदर। ध्यान रखना अपन, यूरोप के अंतर्गत 17वीं सेंचुरी के अंदर लैंडिंग लाइब्रेरीज की शुरुआत हुई, ठीक है। और ज्यादातर इनका प्रयोग कौन करते थे? व्हाइट कॉलर वर्कर्स, और कौन करते थे? आर्टिसंस, और इसके अलावा लोअर मिडिल क्लास के जो लोग थे वो इनके माध्यम से क्या करते थे? एजुकेट हुए। किसके माध्यम से? लैंडिंग लाइब्रेरीज के माध्यम से। फिर क्या हुआ? जैसे पहले अपने को पता है कि वर्कर्स को समय नहीं मिलता था, कारखानों वगैरह इनमें काम करते थे, तो अतिरिक्त समय नहीं मिल पाता था, तो वो मतलब किस तरह से अपना इनोवेटिव चीजें करते। लेकिन फिर जैसे आपको पता है कि उनका जो काम करने का समय कम हुआ, अब उनको समय कम मिलने, मतलब कि ज्यादा समय अपने लिए मिलने लग गया, तो उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू करा, अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिखनी शुरू करी। जैसे अधिकतर जो वर्कर्स थे वो क्या करते थे? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं क्या करते थे? लिखते थे। जैसे मैंने लिखा हुआ देखिए, समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास जो है ना, वो क्या करते थे? ब्रॉट फॉर देमसेल्व्स, यानी अपने लिए ही वो लिखा करते थे। जैसे मैंने कहा ना, ऑटोबायोग्राफी जैसी चीजें जो है वो क्या करते थे? लिखते थे। लेकिन कब? जब उनको मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में पहले आपको पता है 10-10, 15-15 घंटे उनसे काम करवाया जाता था, तो उनको समय नहीं मिलता था। अब क्या हुआ? 5 या 8 घंटे काम करना पड़ रहा था, तो समय मिलने लग गया, तो फिर उस समय का प्रयोग उन्होंने एजुकेशन में, ठीक है ना, अपने आप को एजुकेट करने में करा। किसके थ्रू? लैंडिंग लाइब्रेरीज के थ्रू। और कईयों ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी। तो ये अपना वाला टॉपिक है कौन सा? 19वीं सेंचुरी के अंदर पहला जो था, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। अगला जो है वो है फर्दर इनोवेशन वाला टॉपिक है। उसमें अपन ये पढ़ेंगे कि भैया प्रिंट के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें बात करेंगे अपन अगली वाली क्लास के अंदर। क्या अभी बता देता हूं, एक तो आपको ध्यान रखना है कि रिचर्ड एम हो जो थे, उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर क्या करिए, सिलेंड्रिकल प्रेस का प्रयोग किया। और उस सिलेंड्रिकल प्रेस का प्रयोग करके उन्होंने क्या करना शुरू करा? न्यूज़पेपर प्रिंट होने शुरू हुए उस वजह से, ठीक है। न्यूज़पेपर ध्यान रखना। और 1 घंटे के अंदर उसके अंदर कितनी कॉपियां प्रिंट हो जाती थी? 8000 कॉपीज आराम से क्या हो जाती थी? प्रिंट हो जाती थी। उसके अलावा 6 कलर्स का प्रयोग होने लग गया, 6 रंगों का प्रयोग किया जाने लग गया, कलर रजिस्टर का प्रयोग होने लग गया, पेपर रील का प्रयोग होने लग गया। यानी अब बार बार पेपर फीड करने की जरूरत नहीं थी, यानी फीड करने वाला तरीका चेंज हुआ, ठीक है। इसके अलावा डस्ट कवर हो गया आपका, बुक जैकेट हो गया, ये 20वीं सेंचुरी की क्या है? देन है, ठीक है। ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो ये इसके अंतर्गत आपको फर्दर इनोवेशन में याद रखने हैं कि रिचर्ड एम हो कौन था, उसने क्या किया, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसमें 1 घंटे में कितनी कॉपीज प्रिंट होती थी, कलर रजिस्टर का प्रयोग होना, 6 कलर्स का प्रयोग होना, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग शुरू हो गया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया बुक जैकेट हो गया आपका, डस्ट कवर हो गया, ये 20वीं सेंचुरी की देन है। समझ में आएगी नहीं ये बात? ये सारी की सारी चीजें, तो ये ध्यान रखना आप इस टॉपिक के अंतर्गत। तो ये थी अपनी आज की क्लास। मैंने आपको लगभग सारे टॉपिक कम समय में कवर कराने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मेरे को बताएं, ताकि मैं और दोबारा इसको अच्छी तरह से तैयार करूं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं ताकि कम समय में आपको सारी चीजें पढ़ा सकूं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का क्या उठा सको, फायदा उठा सको। तो ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।